नमस्कार। इस हफ्ते के अंत तक अंतरिम बजट यानी कि आखिरी बजट मोदी सरकार की पेश होने वाली है और इसको अंतरिम बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगला जो हर बजट जो इसका अनाउंसमेंट होता है फरवरी में होता है, उसके ज़्यादातर जो खर्चे होते हैं वो फिस्कल ईयर के लिए होते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं जीएसटी वगैरह हुआ, वो तो बजट से बाहर है, ये दायरा जीएसटी तय करती है। कुछ और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो अभी के अभी लागू हो जाते हैं, जिस दिन अनाउंस होता है उसी दिन अनाउंस लागू हो जाता है। नहीं तो बाकी चीज़ें जैसे आयकर वगैरह हो, आप जानते हैं आप 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो आपका अर्निंग है उस पर आयकर देते हैं। यानी कि ये जो बजट अनाउंस होगा, ये बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 तक के लिए लागू होना चाहिए। लेकिन चुनावी साल में हर एक नया जो सरकार आता है, नई सरकार जो आती है, चाहे वो वही सरकार फिर से जीत कर आए, वो एक नई अंतरिम बजट जून जुलाई में आकर देती है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम जानते हैं कुछ लोकसभाएं मई के अंत तक नई लोकसभा का गठन होता है, नए प्रधानमंत्री आते हैं, चाहे वो पुराने प्रधानमंत्री हों या ना हो। जैसे मनमोहन सिंह 2 बार आए, हो सकता है नरेंद्र मोदी भी 2 बार आए, वाजपेयी जी आए थे 1998 में और फिर 1999 में जीत कर आए थे। अंतरिम बजट एक नया तय होता है, वो जुलाई के आसपास अनाउंस होता है। तो ये वाला जो बजट होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, कहा जाता है कि 2-3 महीने के खर्चे के लिए एक जिसको कहते हैं वोट ऑफ अकाउंट, पार्लियामेंट से, संसद से अनुमति ली जाती है कि जितने भी खर्चे 1 अप्रैल 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएंगे, जिसकी अनुमति खत्म हो जाएगी क्योंकि फाइनेंस बिल सिर्फ 31 मार्च तक के लिए है, उनको बढ़ाने के लिए नए बजट आने तक, नए सरकार के गठन होने तक उनको बढ़ाने के लिए, जैसे वो खर्चे तो चलते रहेंगे, चाहे जैसे वेतन देना हो, कुछ रेगुलर सरकारी खर्चा हो, उनको बढ़ाने के लिए 2-3 महीने के लिए परमिशन मांगा जाता है संसद से और वही पेश होता है। इसको कहा जाता है कन्वेंशन, यानी कि परंपरा यही रहा है। क्या मुमकिन है इसमें और क्या नहीं, यही आज हम सवाल उठा रहे। जैसे मैंने कहा कि ये मोदी सरकार की आखिरी बजट है, मोदी सरकार का आखिरी बजट है। हो सकता है अगर मोदी जी जीत कर आए, फिर से प्रधानमंत्री बने, तो हम इसको शायद मोदी 1 कहेंगे और अगले 5 साल को मोदी 2 कहेंगे। जैसे यूपीए 1 और यूपीए 2 कहा जाता था। यूपीए 10 साल तक सरकार में थी, मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री थे, लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 में हम एक फर्क करते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें कि चुनाव के तुरंत पहले का बजट, जैसे मैंने अभी बताया, उसको हम अंतरिम बजट कहते हैं। कभी कभी इसको वोट ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। खैर, अंतरिम बजट का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, तो संवैधानिक रोक कुछ भी नहीं है इस पे क्या होना चाहिए। सारे चीजें जो हैं वो परंपरा के तौर पर है, यानी कि कन्वेंशन। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा चीज जो बार बार मीडिया में आप सुन रहे हैं, सिंपल समाचार भी हमने एक किया था, क्या जो लिमिट है इनकम टैक्स, आयकर का जो दायरा है, उसको क्या 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा या नहीं। स्लाइड को बदलते हैं, हम आपको बताते हैं वो सवाल हमारे सामने वही है कि आखिरी बजट में क्या आयकर में कोई घोषणा हो सकती है, क्या कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। परंपरा है कि कोई बड़ी नीति का घोषणा नहीं हो सकता है, कोई नई नीति की घोषणा नहीं हो सकती है। आयकर या कर स्ट्रक्चर में, टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हो सकती है। तो सवाल सबके दिमाग में वही है। स्लाइड बदलते हैं कि क्या जो सीमा है आयकर की सीमा, उसको 3 लाख से 5 लाख किया जा सकता है या नहीं। क्या अंतरिम बजट में संवैधानिक रूप से ये मुमकिन है या नहीं। तो हम कुछ पुराने जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बजट पेश करते हुए, अपने अंतरिम बजट पेश करते हुए क्या कहा था, आयकर सीमा पे बदलाव हो सकता है या नहीं, ये सवाल हम आज कर रहे हैं। स्लाइड चेंज करते हैं थोड़ा सा। 2009-10 में अंतरिम बजट, एक बार रुकते हैं। 2009 जो कि आखिरी साल था यूपीए 1 का, उस वक्त प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। आपको याद होगा 26/11 पे, 26/11 पर हमले के बाद
पी चिदम्बरम को फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटाकर होम मिनिस्ट्री में उनको लाया गया था और प्रणब मुखर्जी बने थे वित्त मंत्री। तो प्रणब मुखर्जी ने 2008-9 का बजट पेश किया था और फिर 2009-10 का अंतरिम बजट पेश किया था, जो कि इलेक्शन से थोड़े पहले का था। और उनका कहना था कि मैं कोई भी नए कर की नीतियां नहीं अनाउंस करूंगा, उनका ऐलान नहीं करूंगा, क्योंकि परंपरा कहती है कि नई सरकार को आकर टैक्स और खर्चे दोनों को तय करने का हक नई सरकार का है। तो 2009-10 में जीतकर जो सरकार आएगी उसी सरकार को तय करने का हक होगा। कुछ बदलाव उन्होंने किए थे, कुछ नीतियों का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन मजेदार बात यह है कि 2008-9 मतलब कि एक साल पहले का जो बजट था उसमें उन्होंने साफ तौर पे एक तरीके से जो यूपीए की सरकार थी उसमें बहुत कुछ अनाउंसमेंट किए गए थे, बहुत कुछ बदलाव किए गए थे, इसी तरीके से किए गए थे कि ये हमारा आखिरी बजट है। उससे पहले कि थोड़ा देखते हैं यशवंत सिन्हा ने अभी अभी इंटरव्यू में कहा है, जो ब्लूमबर्ग पर जाकर आप देख सकते हैं, कि आखिरी बजट में कोई भी बड़ी घोषणा करना अनुचित है। उन्होंने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के खिलाफ है, कन्वेंशन के खिलाफ है, परंपरा के खिलाफ है और संविधान को जिस तरीके से लागू किया गया है, उन्होंने कहा कि संविधान में हो सकता है कि ऐसा कोई बात ना हो, लेकिन संविधान को जिस तरीके से लागू किया गया है उसके खिलाफ है। उन्होंने ये साफ कहा कि आयकर में तो कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, कोई भी कर में बदलाव होना नामुमकिन है, ये गैर कानूनी असंवैधानिक है, क्योंकि इस पर रुकते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि फाइनेंस बिल में ये बदलाव किए जाते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में जो बदलाव किए जाते हैं वो एक बतौर कानून फाइनेंस बिल में लाया जाता है और संसद इस पर चर्चा करके इस फाइनेंस बिल को पास करती है। और यशवंत सिन्हा का कहना है कि ये सारा अगले बजट के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, अगले जो सरकार आएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि अगर 12 महीने का खर्चा पास हुआ था पिछले साल, उसी बेसिस पर 3-4 महीने के लिए आप 2-3 महीने के लिए आप और खर्चे की अनुमति ले सकते हैं। इसको वोटर अकाउंट जैसे हम कह रहे थे, इसको माना जाता है। जैसे मैं इस केस में 3 महीना हुआ, अप्रैल मई जून के अंत तक सरकार बन चुकी होगी, 1-1.5 महीना मिल चुका होगा सरकार को और जुलाई के शुरू में या जून के अंत तक सरकार नई बजट लेकर आ जाएगी, नई सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो या कोई और सरकार हो। इसलिए यशवंत सिन्हा का कहना है 2-3 महीने सिर्फ होने चाहिए। खैर, एक चीज याद रखिए, यशवंत सिन्हा खुद भी वित्त मंत्री रह चुके हैं। वो यूनाइटेड फ्रंट सरकार की वो चंद्रशेखर सरकार के वक्त वित्त मंत्री रह चुके थे और उसके बाद वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रह चुके थे। मई 1991 में कांग्रेस ने सपोर्ट किया हुआ था चंद्रशेखर सरकार को और वहां से सपोर्ट वापस ले लिया था। उस वक्त यशवंत सिन्हा ने एक अंतरिम बजट पेश किया था, उनका सपोर्ट नहीं था, उनको पता था कि इलेक्शन होने वाला है और उस अंतरिम बजट में उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था जो कि विनिवेश का ऐलान है। पहली बार एक तरीके से अनाउंसमेंट किया गया, ये मनमोहन सिंह और राव मनमोहन सरकार आने से पहले का अनाउंसमेंट है कि सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। मुझे जितना तक याद है शायद 20% विनिवेश की बात की गई थी और उसमें पब्लिक को बेचने का और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनको बेचने का ऐलान किया था उन्होंने। और उन्होंने कहा था बाद में इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया है कि क्यों उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जब उनको पता था उनकी सरकार नहीं आएगी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने ये इसलिए किया था, मैंने ये भी कहा था कि इसको आगे ले जाने वाले अगली सरकार के लोग होंगे। मैंने अभी तक का एक टेंटेटिव प्रपोजल दिया है। खैर, यशवंत सिन्हा ने बहुत ही बड़ा एक ऐलान किया था 1991 में। आगे चलते, यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे और 2014 का जो इलेक्शन हुआ उस वक्त जसवंत सिंह, उनके ही मिनिस्ट्री के कॉलीग, कैबिनेट कॉलीग जसवंत सिंह बने थे 2004 में, माफ कीजिएगा 2004 में। अंतरिम बजट पेश करते हुए बहुत सारे ऐलान किए गए थे 2004 में, वो वाजपेयी की सरकार थी
और इस पर विपक्ष ने कहा था ये अंतरिम बजट नहीं है, ये मिनी बजट है, क्योंकि इसमें इतने सारे ऐलान हुए हैं। क्या क्या ऐलान हुए थे? स्टैंप ड्यूटी में बदलाव किया गया था, साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने पर आपको एक टाइम पे था कि 1 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 1 साल के बाद अगर आप बेचे तो इसको 3 साल की अवधि की गई थी, अवधि बढ़ाई गई थी। और साथ में डीए और जो बेसिक है इसको मर्ज कर दिया गया था, विलय किया गया था, और उससे लाभ हुआ था सरकारी कर्मचारियों को। इसको कहा गया था मिनी बजट। और उससे पहले 1 महीने पहले जनवरी में वाजपेयी सरकार ने बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के वो अनाउंस किए थे, टैक्स घटाया था बहुत चीजों पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं रेट घटाए थे उन्होंने, और एक्साइज ड्यूटी के रेट घटाए थे। तो इनको कहा गया था कि ये एक चुनावी बजट किया गया है, मिनी बजट किया गया है। और हाँ, उनके ही बाद में कुछ कॉलीग ने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं था। अब हम देखें कि यूपीए की अगर हम बात करें, और यूपीए की बात करेंगे तो आज कांग्रेस कह रही है कि इस बजट में कुछ भी अनाउंस करना गलत होगा, क्योंकि सत्ताधारी जो है वो अगर अनाउंसमेंट करे तो एक तरीके से वो जो वोटर है उनको घूस दे रही है। ये कह रहे हैं सारे भी जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं। लेकिन अगर हम चिदंबरम जी का देखें तो चिदंबरम ने कहा था खड़े होकर कि अंतरिम बजट और असली बजट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। खैर, मैं आयकर में कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ चीजों पर बदलाव कर रहा हूं। हाँ, उन्होंने कहा कि देखिए, ये बदलाव मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो आर्थिक स्थिति है इसके लिए हम ये नहीं रुक सकते कि जून तक हम रुके रहें। 30 जून 2014 तक के लिए उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए थे और उन्होंने कुछ कुछ चीजों पे घटाया था, जैसे कि उन्होंने ऑटो सेक्टर पर जो टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, उसको काटा था। मोबाइल हैंडसेट पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको घटाया था। साथ में जिसको कैपिटल गुड्स कहते हैं, जैसे कि मशीन हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है कुछ भी बनाने के लिए, उस पर भी टैक्स उन्होंने घटाया था। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये सारा 30 जून 2014 तक के लिए है, इसके बाद जो सरकार आएगी उसके लिए तय होगा कि क्या होगा। लेकिन क्या यही सही था? क्योंकि अगर आप बदलाव करते हैं तो एक तरीके से आप सत्ता में रहकर जो वोटर हैं उसको बता रहे हैं कि देखिए, हमें वापस लाइए, क्योंकि हमने तो पहले ही ऐलान कर दिया कि अगले 1 साल तक हम क्या करने वाले हैं। तो क्या ये सही है? संवैधानिक रोक कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या ये परंपरा के तौर पे या अगर पॉलिटिकल एथिक्स की बात हम करें, क्या उस तौर पे सही है या नहीं? खैर, आपने देखा जो भी कोई भी कुछ कहे, उन्होंने सब ने कुछ ना कुछ किया होगा। आज जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे कि ये बदलाव नहीं होना चाहिए, वो भी जब सत्ताधारी थे उन्होंने या तो 1 साल पहले या उसी साल कुछ ना कुछ बड़े बदलाव किए हैं। आज का सिंपल समाचार यही है कि संवैधानिक बाधा कोई नहीं है, परंपरा का बाधा जरूर है, लेकिन परंपरा तोड़ने से ही परंपरा नहीं बनती है। आज का सिंपल समाचार यहीं तक।